हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीएससी थर्ड ईयर का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा जो लोग पहले से पढ़े हैं। जो न्यू कमर्स हैं वो पुराना लेक्चर हमारा देखें। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है बीएससी थर्ड ईयर में ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं ऑल ओवर यूपी, नॉट ओनली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। हम तो यहाँ के लिए है ही हैं, अपने विद्यार्थियों के लिए हैं, वो किसी भी कॉलेज के हों। इसके अतिरिक्त बाकी अन्य स्टूडेंट्स भी हमारे इस लेक्चर का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस लेक्चर को यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रहे हैं, अपने जेनेसिस बायो केयर पर भी। ठीक है, तो एंजॉय करें। आज हम इम्यूनोलॉजी का ये लेक्चर आपको पढ़ाने चल रहे हैं। हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी के बारे में समझ लिया था क्या होता है। इम्यूनिटी का डिस्कशन चल रहा था। इम्यूनिटी पर बेसिकली हमने दो प्रकार की इम्यूनिटी की चर्चा किया था। इनमें से पहली थी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने आपको ये बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ये बाई बर्थ होती है, बच्चे को जन्म से ये करेक्टर प्राप्त होता है, राइट। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बच्चे के जन्म लेने के बाद जब बच्चा इस इन्वायरमेंट को एक्सपोज होता है तो उसमें डेवलप होती है, एंड दिस डेवलप्स ड्यू टू द इन्फेक्शंस ऑफ पैथोजेंस। लेकिन पैथोजेंस से लड़ने के लिए सामान्य जो हमारी तैयारी है ये पहले से चल रही होती है, पहले से ये चल रही होती है। हम क्या कहते हैं उसको? हम उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दो प्रकार की इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी पर इस समय चर्चा चल रही है। हमने आपको बताया था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये सामान्य प्रकार के सभी कैटेगरी के पैथोजेंस के खिलाफ सुरक्षा पैदा करती है। वो किसी भी प्रकार का जर्म हो, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, नेमाटोड्स हो या हेलमिंथ हो, अन्य प्रकार के प्लेटिली जैसे प्लेटी हेलमिंथ है, इन सब के खिलाफ एक सामान्य रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप होती है। ये बाई बर्थ होती है, बच्चे को जन्म से प्राप्त होती है, और इसे हम बैरियर्स कहते हैं। विशेष प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है किसमें? पैथोजेंस के हमारे बॉडी में एंटर करने और सेटल करने में। चार प्रकार के हमने बैरियर्स आपको डिस्कस किया था, जिनमें एक बताया था फिजिकल बैरियर। चार्ट में आपके एक बार फिर यहाँ लिखा हुआ है, ये फिजिकल बैरियर हैं, जिसमें हमने आपको दो चीज़ें डिस्कस किया था, हमारी स्किन और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होता है? हमारे नेसल चैम्बर की लाइनिंग बनाता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो म्यूकोसा होता है, इनर मोस्ट लेयर, वहाँ पर पाई जाने वाली गोबलेट सेल्स म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं, एक कोटिंग बनती है, और म्यूकस एक सामान्य अवरोध पैदा करता है पैथोजेंस का हमारे शरीर में एंटर करने से। ठीक है, इसके अलावा हमारी ट्रैकियल लाइनिंग में म्यूकोसा होती है, वहाँ से जो सब म्यूकोसा होती है उससे संबंधित ये सेल्स होती हैं। तो म्यूकस कोटिंग होती है। और स्किन, जो हमने आपको बताया था, आपके शरीर की सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन, एंड दिस प्रिपेयर्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इस पर भी हमने डिस्कशन कर लिया था। तो इस तरह से ये एक फिजिकल बैरियर था जिस पर चर्चा किया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ये हमारे शरीर की मैकेनिज्म से संबंधित होता है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, अगर किसी भी प्रकार का पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर ही गया है, पहले तो बैरियर रोकेगा, और अगर एंटर कर ही गया है तो फिर उसको इस्टेब्लिश ना होने देना, उसको मल्टीप्लाई ना होने देना, और उसको किसी भी प्रकार से आगे अपनी डिसीज साइकिल पूरा करने से रोकना, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम होता है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारी बॉडी के कुछ खास मैकेनिज्म होती है, जैसे सामान्य टेम्परेचर बढ़ना। तो अगर इन्फेक्शन केवल एक लोकल ऑर्गन में है तो उस लोकल ऑर्गन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंड इफ द टेम्परेचर राइजेज इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेटरी बैरियर भी इसको हम कहते हैं। ये खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में हिस्टामिन समझाया था, जो कि एक प्रकार का वैसोडाइलेटर होता है। इसमें बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, ये सेल्स होती हैं बॉडी में, और मास्ट सेल्स होती हैं जो कि विशेष प्रकार का केमिकल सेक्रेट करती हैं। हिस्टामिन जो होता है ये वैसोडाइलेटर है, लोकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर टेम्परेचर राइज कर देता है, एंड इट इज नोन एज इन्फ्लेमेटरी बैरियर, राइट। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने चर्चा कर लिया था, इन्फ्लेमेटरी बैरियर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने फीवर यहाँ पर दिखाया है, तो अगर आपके शरीर में, पूरे शरीर में इन्फेक्शन है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन पूरे शरीर में है, ऐसी कंडीशन में पूरे शरीर का टेम्परेचर राइज करता है, एंड दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी, इट इज नोन एज फीवर। तो ये फीवर है। अगर शरीर का, पूरे शरीर का टेम्परेचर सामान्य तौर पर बढ़े, दिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज नोन एज फीवर। मकसद केवल यही है कि जो थर्मोलेवाइल पैथोजेंस होते हैं, व्हाट डू मीन बाई थर्मोलेवाइल पैथोजेंस,
ये ऐसे पैथोजन होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल सफ़र करती है, इनका सर्वाइवल बॉडी में नहीं हो पाता। तो फिर इनको इरेडिकेट करने के लिए, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर रोक लगाने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बढ़ता है टू क्रिएट द एडवर्स कंडीशन इन दैट पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एरिया, राइट, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। ऐसे पैथोजन्स जो थर्मोलेबाइल होते हैं, नॉट थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल में तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे एजेंट्स पायरोजेनिक होते हैं, जैसे वायरल फीवर होता है, अचानक टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है वायरल फीवर में, क्योंकि तमाम वायरस ऐसे होते हैं कि वो टेम्परेचर के लिए स्टेबल होते हैं। ये हमने आपको डिस्कशन कर लिया था। फिजियोलॉजिकल बैरियर में एलर्जी भी उसी का एक रूप है। एलर्जी में क्या होता है कि जब हम किसी भी पैथोजन के खिलाफ हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अचानक एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। एलर्जी को हम और डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन, हमने इसी के साथ ही डिस्कस कर लिया। तो पहला हो गया फिजिकल बैरियर, पढ़ा लिया है। दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर, इस पर भी चर्चा कर लिया है। अब बात आता है सेल्यूलर बैरियर, जिसमें सेल्स होती हैं। यू कैन राइट हियर सेल्यूलर बैरियर ऑल्सो। सेल्यूलर बैरियर, इसमें हमारी बॉडी की तमाम इम्यूनोजेनिक सेल्स होती हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे। ये सेल्स हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, दीज आर द क्लास ऑफ प्रोटीन्स दैट अट्रैक्ट आवर बॉडी इम्यून सेल्स टू इनिशिएट द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। तो ये पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल ये कोई सेल नहीं है, बल्कि ये विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं, और ये इन प्रकार की सेल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये सभी सेल्स ब्लड सेल्स होती हैं, जिसे अब यहां पर लिखा गया है PMNS, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इनको हम न्यूट्रोफिल्स भी कह सकते हैं, या इनको पॉलीमॉर्फ भी कह सकते हैं। अभी हम डिटेल इनका डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोनोसाइट्स होती हैं, ये भी सेलुलर बैरियर प्रिपेयर करती हैं, सब ब्लड सेल्स हैं। मैक्रोफेजेज, जी हाँ, ये मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होती हैं, इनकी चर्चा अभी हम करेंगे। इसके अलावा एसिडोफिल्स होती हैं और नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, NK सेल्स। ऑल दीज सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, these are attracted by special molecules, special kind of chemicals, these are known as pattern recognition molecules। और ये जो सेल्स होती हैं, कौन सी सेल किसके खिलाफ किस पैटर्न पर एक्शन करेगी, ये हाईली स्पेसिफिक होता है एंड हाईली स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक पैथोजन, राइट। तो इस तरह से ये हो गया। और चौथा जो बैरियर हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है वो केमिकल बैरियर है। दिस बैरियर इज आल्सो नोन एज साइटोकाइन बैरियर। चूंकि साइटोकाइन तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा जनरल कर दिए इसको कि इसमें कुछ और केमिकल्स भी होते हैं साइटोकाइन के अतिरिक्त। इसलिए इस बैरियर को हम केवल साइटोकाइन बैरियर न कहकर केमिकल बैरियर कह रहे हैं। तो इस केमिकल बैरियर में सामने आप देख रहे हैं पीएच है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं और साइटोकाइन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन चीफली इसमें साइटोकाइंस का जबरदस्त रोल होता है। किसमें? केमिकल बैरियर्स के रूप में, राइट। इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरी जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यहां पे दिखाई गई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो बॉडी की होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। व्हाट डू मीन बाय दिस? पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब जब बॉडी में किसी स्पेसिफिक पैथोजन का संक्रमण होता है, जैसे वायरस का, तो वायरस के लिए जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होगी दैट इज स्पेसिफिक टू वायरस। अगर कोई इम्यूनिटी बैक्टीरिया के खिलाफ डेवलप हो रही है दैट इज स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया। अगर कोई इम्यूनिटी पैथोजन फंगस के खिलाफ डेवलप हो रही है या फिर अन्य स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ डेवलप हो रही है, हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ध्यान रहे कि ये पैदा होने के बाद ही होगी, जन्म के पहले नहीं। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा हो जाने के बाद उसका संबंध कहाँ से हो जाता है? इन्वायरमेंट से। और जब वो इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो ये तमाम प्रकार के पैथोजेंस बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, राइट। तो ये आप समझ गए। इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ इसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी कह सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और इसलिए यहाँ पर हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो दो प्रकार की हैं, उनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। ये हैं बीटा लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं यहाँ हम दिखा रहे हैं, और इधर कौन दिखा रहे हैं? टी सेल्स होती हैं। ये दोनों मिल करके एक दूसरे की मदद करके किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के
स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड क्यों कहा? हमने हासिल किया है कब? पैदा होने के बाद, उसके पहले नहीं। उसके पहले तो इन्नेट था, जन्मजात प्रतिरक्षा थी। इट इज जेनेटिक। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है जेनेटिक बेसिस पर होती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, इसलिए हमने इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा है। अभी हमारे दो टाइप के बैरियर्स बाकी रह गए हैं, सेलुलर बैरियर और केमिकल बैरियर। नाउ कम टू डिस्कस अबाउट द सेलुलर बैरियर। व्हाट आर दी सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम्स। आइए और इस पर हम चर्चा करें। ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सेलुलर बैरियर हम सबसे पहले ले रहे हैं। Now come to discuss about the cellular barriers. What are these cellular barriers? हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स हैं, ब्लड सेल्स। और इन ब्लड सेल्स में अगर हम देखें तो ये दो प्रकार की ब्लड सेल्स, तीन तरह की, एक WBC आपने पढ़ा होगा, दूसरी है RBCs और तीसरी है प्लेटलेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो WBCs होती हैं ये दो कैटेगरी की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी होती हैं नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स। यहां पर अगर देखें जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं इनमें ये तीन तरह की सेल्स होती हैं, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को एक नाम और दिया जाता है एओसिनोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। शॉर्टकट में इनको हम PMNS कहते हैं, या इन्हीं को हम पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। रह गई बात अगर हम नॉन ग्रेन्युलोसाइट्स की बात अगर करें तो इनमें लिम्फोसाइट्स होती हैं और मोनोसाइट्स होती हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनकी दो कैटेगरी है, इनमें से एक तो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती हैं टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। इनको हम लिम्फोसाइट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग लिम्फ नोड्स में होती है, फॉर्मेशन भी लिम्फ नोड जैसे बोन मैरो में होता है, तो इसलिए इनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लेकिन होती ये सभी सेल्स कहाँ पर होती हैं? ये सारी सेल्स आपके ब्लड में पाई जाती हैं। अब इनमें RBC, रेड ब्लड कार्पसिल्स, इनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और उसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। इसलिए RBC जो होती हैं दीज आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं ये आपके शरीर में कहीं पर भी खून की नली में अगर कोई घाव हो जाता है उसकी रिपेयरिंग के लिए होती हैं, और आपके ब्लड के कोआगुलेशन के लिए होती हैं। राइट, आपके ब्लड के कोआगुलेशन के लिए होती हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लेटलेट का भी डायरेक्ट कोई रोल इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में नहीं है। बस केवल ये है कि ये ब्लड कैपिलरी की छीजन को रोकते हैं, कहीं पर नुकसान हुआ है, कहीं घाव है तो उसको पूरा करा देंगे, ये सारा काम इनका होता है। राइट। अब अगर हम बात करें कि इम्यूनोलॉजिकली जो एक्टिव सेल्स होती हैं वो कौन है, तो वो हमारी WBCs होती हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं पर ध्यान देना है हमें। और ये जो सेल्स हैं इनमें खास करके कौन कौन सी सेल्स, जैसे अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, बेसोफिल्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये बेसोफिल्स जो होती हैं ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर बनाती हैं, इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हिस्टामिन का सेक्रेशन करती हैं। एसिडोफिल्स जो होती हैं ये एलर्जी में इन्वॉल्व हैं।
इन्फ्लेमेशन और एलर्जी काम है किसका? बेसोफिल्स का और एसिडोफिल्स का। लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स यहां पर सेलुलर बैरियर का हिस्सा होती हैं। कौन कौन? ये न्यूट्रोफिल्स और यहां पर ये जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद नेचुरल किलर सेल्स। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती है भी बोन मैरो में बनती हैं। नेचुरल किलर सेल्स के साथ मिल करके कौन कौन? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये हमारा सेलुलर बैरियर तैयार करती हैं। राइट, हम इन पर चर्चा करने चल रहे हैं। ब्लड सेल्स में जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स बेसोफिल्स और एसिडोफिल, इनका काम इन्फ्लेमेशन और एलर्जी है, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का हिस्सा है। लेकिन सेलुलर बैरियर के हिस्से में कौन है? उसमें आते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। राइट, तो हम अब यहीं से चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। सेलुलर बैरियर में ये तीनों सेल्स और इनका रोल आपको समझा रहे हैं, ये करते क्या हैं। राइट, ये चार्ट हम मिटा देंगे, 1 मिनट समय है, आप मेंशन कर लें, इसको देख लें। आपने पढ़ा होगा ब्लड के बारे में और ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, इनमें से 3 प्रकार की सेल कौन कौन सी? सभी WBCs हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स प्लस नेचुरल किलर सेल्स। इनके बारे में चर्चा करने हम चल रहे हैं, अब इसे मिटा देंगे। ठीक है, सेलुलर बैरियर्स में अगर हम देखें तो 3 तरह की सेल्स रोल प्ले कर रही हैं। सेलुलर बैरियर्स, इनमें ये सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। एंड NK cells. These are also known as natural killer cells. ये हैं। तो ये 3 तरह की जो सेल्स हैं, दीज प्रिपेयर द सेलुलर बैरियर इन आवर बॉडी। वी विल कम टू डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो ये हैं न्यूट्रोफिल्स, आल्सो नोन एज PMNLS या PMNS, कहीं कहीं लिखा मिलता है। फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। राइट, या शॉर्टकट में इनको हम पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फ्स ऐसे भी इनके नाम होते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रोफिल्स को अगर हम देखें तो इनका जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टीलोब होता है, लाइक दिस। और साइटोप्लाज्म में तमाम छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स अपीयर करते हैं। ये इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्यूलर अपीयर करता है। दरअसल में ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर लाइसोसोम्स that appear in granular form under microscope when observed। ये सेल्स हैं, इसमें जो न्यूक्लियस यहां पर दिखाया गया है इट इज मल्टीलोब्ड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। मल्टीलोब्ड पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर क्यों कहा? क्योंकि न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक है, नंबर ऑफ लोब्स नॉट फिक्स्ड। लेकिन ये जो लोब्स होते हैं एक दूसरे से क्रोमैटिन थ्रेड से कनेक्ट होते हैं, ये आप पढ़ेंगे ब्लड में डिटेल। यहां पर जो न्यूक्लियस है ये पॉलीमॉर्फिक दिख रहा है, मतलब क्या है कि ये मल्टीलोब्ड दिख रहा है, इसका पैटर्न फिक्स नहीं है, हेंस द नेम पॉलीमॉर्फ। राइट, इस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये इनकी जो पॉपुलेशन है ब्लड में अगर हम देखें, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का कितना % होता है? 60 to 65% ये सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में।
जितनी ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन को हम नाम क्या देते हैं? उनकी टोटल पॉपुलेशन को हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, राइट, TLC। आपको पता है कि लगभग इनकी संख्या 6000 से लेकर सामान्य तौर पर 8 से 9000 तक हो सकती है। 6000 से 8000 तक क्यूबिक मिलीमीटर में हो सकती है, राइट। ब्लड के अंदर 1 mm क्यूब ब्लड में कितनी होगी? 6000 से लेकर 8000 तक इनकी संख्या हो सकती है, 10,000 तक हो सकती है। उसके ऊपर जाने पर ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा और उसको हम TLC कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कुल संख्या जो यहां पर आ रही है, अगर हम ये मान लें कि सपोज दैट रफली 8000 है टोटल संख्या, तो इसमें से 60 से लेकर 65% तक कौन सेल पाई जाएंगी? न्यूट्रोफिल्स होती है। इसलिए इनको हम मोस्ट अबंडेंट WBCs कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज मोस्ट अबंडेंट WBC। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स, राइट। इनको हम पॉलीमॉर्फ भी कहते हैं। जब कभी इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर आपको कहता है TLC DLC चेक कराइए, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट आपको करना है। उसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सब की संख्या देखकर पैथोजन की सीवियरिटी का अनुमान लगाया सकता है कि कोई भी इन्फेक्शन आपको किस लेवल का है, राइट। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, अब ये काम क्या करती हैं? न्यूट्रोफिल्स हैव द एबिलिटी टू क्रॉस टू कम आउट ऑफ कैपिलरीज पासिंग थ्रू द कैपिलरी वॉल पोर्स। जो ब्लड कैपिलरी होती है, खून की नली, यहां पे देखेंगे ये जो खून की नली है, दिस वन, इसकी दीवार में तमाम छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद होते हैं दीवार में तमाम छेद होते हैं। ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम को एंडोथेलियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एंडोथेलियम। और ये पोर्स होते हैं। दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी। अब क्या होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स आपके ब्लड में होती हैं, इस छेद से निकलकर बाहर आती हैं। कौन? न्यूट्रोफिल्स ये जो सेल्स होती हैं ब्लड से निकलकर बाहर आती हैं, ब्लड कैपिलरी से, जब कभी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किसी भी एरिया में, किसी लोकल ऑर्गन में इन्फेक्शन है तो आपकी ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड कैपिलरी के छेद को क्रॉस करके बाहर आ जाती हैं। इनके बाहर आने की इस कला का नाम डायापेडेसिस है, राइट। क्या नाम है इनका? डायापेडेसिस। When infection occurs, the neutrophils come out of blood capillaries through the endothelial pore, this is known as, बाहर आने को हम क्या नाम देते हैं? It is known as this term is known as diapedesis. When any kind of local infection takes place around the blood capillaries, these neutrophils are attracted by specific chemicals. अभी हमने इसके पहले आपको बताया था पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, राइट। ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। और जो ये ब्लड सेल्स हैं, दीज कैरी द नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज अट्रैक्ट स्पेसिफिक सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, कि आइए यहां पर इंफेक्शन है, मारिए इसको। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, इनमें एक प्रकार का केमोटैक्टिक मूवमेंट होता है अंडर द अट्रैक्शन ऑफ दैट पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल। और इस प्रकार से ये ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल पोर को क्रॉस करके नॉट ओनली इनसाइड द ब्लड बट कम आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, और निकलकर बाहर आती हैं
और ब्लड कैपिलरी के आसपास ये जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, इनको निगल लेती हैं। और निगलने की इस क्रिया का नाम क्या है? फाइगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। इसलिए सेलुलर बैरियर में एक प्रमुख काम होता है क्या करना? फाइगोसाइटोसिस, भक्षण कर लेना, खा जाना, उस सेल को निगल लेना। जैसे मान लो कि कोई जर्म है, इसके आसपास है, यहां पर सपोज करो कि ये जर्म है। अब ये न्यूट्रोफिल्स यहां से निकलकर बाहर आएंगे और क्या करेंगी? इसको निगल लेंगी। ये कौन है? ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ब्लड से निकलकर बाहर आई हैं और इन्होंने इस जर्म को खा लिया है। ये कौन है? ये जर्म है और इसको निगल लेते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज फाइगोसाइट, डायरेक्ट एनगल्फमेंट, निगल जाती हैं उसको। फाइगोसाइटोसिस की ये जो प्रक्रिया है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम्स। कौन इन्वॉल्व होते हैं? लाइसोसोम्स। एंड कम एंड सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल हियर। द साइटोप्लाज्म इज रिच इन दीज लाइसोसोम्स। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल वेसिकल्स होती हैं, जो कि न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, दीज आर हैविंग द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं इनके अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये डाइजेस्ट कर देते हैं किसको? जो ये पैथोजन है, इसको पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। फाइगोसाइटोसिस के बाद ये मैकेनिज्म इनकी होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूट्रोफिल्स क्या हैं? ये ऐसी सेल्स हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं। ये WBCs होती हैं, मोस्ट अबंडेंट WBCs, पॉलीमॉर्फ्स कहलाती हैं, एज दीज हैव द पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म। These cells, when attracted by specific chemicals known as pattern recognition molecules, these attract the neutrophils. Under attraction, these neutrophils come out of blood capillaries and find the pathogen around the capillary, engulf it. The process is known as phagocytosis. जब इसे खा लेते हैं, आगे की क्या कहानी है वो हम बाद में देखेंगे। फाइगोसाइटोसिस हो गई। फाइगोसाइटोसिस कर लेने पर ये जो माइक्रोब्स होते हैं सेल के अंदर एक विशेष प्रकार की थैली में बंद हो जाते हैं। ये थैली कौन है? प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, आइए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर से देखें, डायग्राम से। ये जो सेल्स हैं, अगर आप यहां पर देखें, ये हमारी सेल है न्यूट्रोफिल, फाइगोसाइटिक सेल कह सकते हैं। अगर देखें तो ये बाहर कौन है? दिस वन इज द पैथोजन, या आप इसको जर्म कह सकते हैं। दिस वन इज द पैथोजन, या इसी को आप जर्म कह सकते हैं, जो घुस आया है बॉडी में, इंफेक्शन किया है। यहां पर इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके कांटेक्ट में आकर के अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्ड करेगी और इस तरह से इनफोल्ड होने के बाद ये जो पैथोजन है इसमें आकर बंद हो जाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइगोसोम। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे फाइगोसोम, राइट। अब हम अगर यहां पर देखें तो थोड़ी देर के बाद ये जो वेसिकल है टूट जाएगी और पैथोजन अब इसकी बॉडी के अंदर आ गया। सेल के अंदर गॉल्जी बॉडीज जो होती हैं वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। आपको पता है ये गॉल्जी बॉडी हैं, यहां से लाइसोसोम का निर्माण होता है और इस लाइसोसोम के अंदर भरे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नाउ दिस लाइसोसोम इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। This primary lysosome and this phagosome come and fuse with each other, एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं और यह जो जर्म होता है इसे डाइजेस्ट करने का इंतजाम होता है इसके अंदर भरे हुए जो एंजाइम है। ये कौन है? ये एंजाइम है। दिस वन इज द एंजाइम। कौन सा एंजाइम है?
ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, एंटी बैक्टीरियल आप कह सकते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम होता है। ये विशेष प्रकार के एंजाइम्स जो इसके अंदर भरे हुए हैं, ये उस पर उड़ेल दिए जाते हैं ताकि पैथोजन का डाइजेशन हो जाए। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये पैथोजन यहाँ डाइजेस्ट हो जाएगा और बाद में ये स्ट्रक्चर रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो मलबा होता है इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो पचा हुआ जर्म है यहाँ से अब क्या हो जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं एफेगी, या इसी को बोलते हैं एजेशन। खाया पिया और पचाया और बाहर निकाल दिया। इस तरह से यहां पर इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं इसको। कब? जब प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम को बनाने वाला स्ट्रक्चर कौन होता है? दिस वन इज द गोल्जी बॉडी। फाइगोसाइटोसिस की यह क्रिया आप आसानी से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसको यहां पर हम जो आपको दिखा रहे हैं यहां पर। तो इस प्रकार से जर्म आएगा। ये हमारी न्यूट्रोफिल है, एक फाइगोसाइटिक सेल है, आप समझिए। तो फाइगोसोम जर्म को खा लिया, फिर यहां से अलग होकर के ये हो गया फाइगोसोम। गाल्जी बॉडी से बना हुआ प्राइमरी लाइसोसोम ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा और इसमें उपस्थित जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये सब इस पैथोजन को यहाँ डाइजेस्ट कर देंगे और जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है इसको हम अब यहाँ पर रेसिडुअल बॉडी बोलेंगे और यह रेसिडुअल बॉडी इस मटेरियल को बाहर निकाल देता है। दिस वन इज नोन एज रेसिडुअल बॉडी। व्हाट हैपेंस इन फाइगोसाइटोसिस यू कैन सी हियर। यह जो न्यूट्रोफिल जो काम कर रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपने नए टर्म्स यहाँ पर देखा, डायापेडेसिस, जिसमें ब्लड सेल से न्यूट्रोफिल निकलकर बाहर आता है और आए हुए पैथोजन को खा जाता है। खाने की क्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, और इस प्रकार से ये पूरा जो पाथवे है फाइगोसाइटिक पाथवे, ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। इसी प्रकार के फाइगोसाइटोसिस की क्रिया में इन्वॉल्व होती हैं दूसरी सेल्स जिनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। नाउ कम एंड सी व्हाट रोल मोनोसाइट्स गोइंग टू प्ले। जो दूसरी कोशिका, हमने आपको 3 सेल बताया था, कौन कौन सा? न्यूट्रोफिल, हमने आपको बताया था, न्यूट्रोफिल की कहानी सारी बता दिया। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स होती हैं और ये मोनोसाइट्स। आइए मोनोसाइट्स के बारे में जानते हैं क्या है। ये डायग्राम आपका हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये सारा? यस या नो? बन गया है? आगे चलें। राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेल, दैट इज व्हाट? बात कर रहे हैं मोनोसाइट्स के बारे में। नेक्स्ट जो दूसरी सेल है, सेल्यूलर बैरियर में जो दूसरी सेल है मोनोसाइट, ये जो मोनोसाइट्स होती हैं ये मैक्रोपोलिसमैन ऑफ द ब्लड कहलाती हैं। मैक्रोपोलिसमैन। व्हाई आर दीज कॉल्ड एज पोलिसमैन? जस्ट लाइक द पोलिसमैन, दीज आर इन सर्च ऑफ पैथोजेंस, इंट्रूडर्स। घुसपैठियों के सर्च में होते हैं, गश्त लगाती हैं। जैसे सिपाही रात में आपके शहर में गश्त लगाता है, उस प्रकार से ये गश्ती कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको हम पोलिसमैन कहते हैं। दूसरी बात, WBCs में सबसे बड़ा आकार इन्हीं कोशिकाओं का होता है। लार्जेस्ट WBC ये होती हैं साइज में, इसलिए मैक्रो टर्म यूज किया गया है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड। आपके ब्लड में ये मैक्रोपोलिसमैन का रोल प्ले करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वॉन्डरिंग सेल्स होती हैं। वॉन्डरिंग सेल्स एंड लार्जेस्ट WBCs, लार्जेस्ट WBCs इन साइज। इसीलिए इनको हम नाम क्या देते हैं? मैक्रोपोलिसमैन। इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीर के अंदर गश्त लगाने वाली सबसे बड़ी साइज की WBCs होती हैं। राइट, समझ में आया? ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट्स होती हैं ये पाई कहाँ पर जाती हैं? जाहिर सी बात है, अगर ये ब्लड की सेल्स हैं तो प्लाज्मा में तैरती हुई पाई जाएंगी।
लेकिन जिस प्रकार से न्यूट्रोफिल ब्लड कैपिलरी से निकलकर बाहर आती हैं, बिल्कुल ठीक वही रोल यहाँ पर मोनोसाइट्स का भी होता है। मोनोसाइट्स आल्सो कैन क्रॉस द एंडोथेलियल पोर, come out of blood capillaries and fight against infection, not in local areas, but these are wandering cells. These go to different organs of your body. Yes, blood से निकलकर आपके शरीर के तमाम अंगों में पहुंच जाती हैं ये मोनोसाइट्स। इनकी पहचान क्या है? इनमें किडनी के आकार का एक न्यूक्लियस होता है, रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। इनमें किडनी के आकार का एक न्यूक्लियस होता है, रेनिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। रेनिफॉर्म न्यूक्लियस किडनी के शेप का न्यूक्लियस होता है, आकार बड़ा है। सभी कोशिकाओं में, WBCs में सबसे बड़ी सेल्स होती हैं और गश्त लगाती हैं, इसलिए इनका नाम पोलिसमैन पड़ा। बड़े साइज के इसलिए मैक्रो पोलिसमैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है इनको, राइट। काम क्या है? ब्लड कैपिलरी से निकलकर बाहर आना, फिर अंगों में घुस जाना। कौन से अंग? लीवर, लंग्स, किडनी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन, थाइमस ग्लैंड, इन सभी अंगों में चले जाते हैं। कौन? मोनोसाइट्स। वहां जाने के बाद इनका नाम चेंज हो जाता है। हम इन्हें अब कहते हैं मैक्रोफेजेज। क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेज, जब ये ऑर्गेन्स के अंदर चली जाती हैं। ठीक, देखिए, आइए इनका पाथवे नोट करें। मोनोसाइट्स आल्सो डायापेडेसिस। मोनोसाइट्स में भी डायापेडेसिस होता है। कम आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, गो टू स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गेन्स, एंड नोन बाय द नेम, नोन एज, अब इनका एक नाम होगा मैक्रोफेजेज, ये नाम होता है इनका। इनका दूसरा नाम हिस्टियोसाइट भी है। अदर नेम ऑफ दीज सेल्स हिस्टियोसाइट्स, अदर नेम ऑफ दीज सेल्स दैट इज द हिस्टियोसाइट्स या मैक्रोफेजेज कहते हैं इनको। मोनोसाइट्स जो कि माइग्रेट करके आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स में चली जाती हैं, और डिफरेंट ऑर्गेन्स में जाने के बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ये डिफरेंट ऑर्गेन्स में जाने के बाद इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, कौन से ऑर्गेन में इनका क्या नाम होगा, आइए ये देखा जाए कि कौन से ऑर्गेन्स में इनका क्या नाम होगा। ये जो मैक्रोफेजेज हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेन्स में जाकर इनका नाम अलग अलग हो जाता है। तो अगर ये लीवर में गई हैं, ये लंग्स में गई हैं, ये थाइमस में गई हैं, ये स्प्लीन में गई हैं, ये ब्रेन में गई हैं, तो इनके स्पेसिफिक नाम हैं। यही मैक्रोफेज अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यहां पर मैक्रोफेज को हम क्या कहेंगे? ये हैं ऑर्गेन्स। अब अगर लीवर में गई हैं तो इनका नाम क्या होगा? लीवर में गई हैं तो इनको हम कुफर सेल्स बोलते हैं, कुफर सेल्स। अगर ये लंग्स में गई हैं तो डस्ट सेल्स कहलाएंगे। अगर ये थाइमस में गई हैं तो हैसल ग्रेन्यूल होंगी। अगर स्प्लीन में गई हैं तो रेटिकुलर सेल्स हैं। अगर ब्रेन में गई हैं तो इनका नाम होगा माइक्रोग्लिया। इस तरह से ये ऑर्गेन वाइज इनके नाम हैं, लेकिन काम केवल एक ही है कि इन अंगों में अगर किसी पैथोजन का संक्रमण होता है तो सीधा उसको खा जाती हैं, भक्षण करती हैं। मैक्रोफेजेज क्यों नाम पड़ा? मैक्रो माने बड़े साइज के जर्म्स,
न्यूट्रोफिल का आकार छोटा है, इनका आकार बड़ा है, तो ये कौन से जर्म को खाएंगी? बड़े साइज के जर्म्स को खा जाती है। मैक्रोफेजिया, फेजिया माने होता है भक्षण करना, तो बड़े साइज के जर्म्स का भक्षण करने वाली कोशिकाओं को मैक्रोफेज कहते हैं। इनका एक नाम हिस्टियोसाइट्स भी है। और यहां पर चार्ट पर आपके डिफरेंट ऑर्गेन्स में पाई जाने वाली डिफरेंट प्रकार की ये जो सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स या मैक्रोफेजेज, इनको हम नाम दे रहे हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर में पाई जाने वाली मैक्रोफेज का नाम कुप्फर सेल, लंग में पाई जाने वाली डस्ट सेल, थाइमस में हैसल ग्रेन्यूल, स्प्लीन में रेटिकुलर सेल्स और ब्रेन में माइक्रोग्लिया पाई जाती हैं। पिट्यूटरी में पाई जाने वाली सेल्स पिट्यूसाइट्स होती हैं, पिट्यूसाइट्स। कान में पाई जाने वाली बीटर सेल्स होती हैं। ये सब इनके स्पेसिफिक नाम हैं। सबका काम भक्षण करना है, खा जाना जर्म्स को। और भक्षण की जो मैकेनिज्म है हमने अभी आपको समझा दिया है, फैगोसाइटोसिस। नेचुरल किलर सेल्स आल्सो शो द सेम रिस्पॉन्स, ये भी भक्षण करने का काम करती हैं। तो फैगोसाइटोसिस के अतिरिक्त ये जो हमारी सेल्स हैं और भी काम करती हैं, केवल भक्षण ही नहीं करती हैं, बल्कि यह सेल्स फैगोसाइटोसिस के अतिरिक्त यहां पर कुछ एडवर्स कंडीशन उस केमिकल, उस जर्म के खिलाफ पैदा करती हैं। जी हां, कुछ खास प्रकार के एजेंट्स डेवलप करती हैं सेल्स के अंदर, जो कि पैथोजेन को मार डालते हैं। इनमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसीज होती हैं। फैगोसाइटोसिस होने के बाद काम क्या होता है? इनको मारने का इंतजाम। एक तो डाइजेस्ट किया जाता है, दूसरा डायरेक्ट किलिंग कर दी जाती है। अब ये जो डायरेक्ट किलिंग होती है, ये किस आधार पर होती है? बिसाइड फैगोसाइटोसिस, डायरेक्ट किलिंग ऑफ पैथोजेन इज आल्सो डन बाय द सेल। डायरेक्ट किलिंग of the pathogens by cells। अब इसमें क्या होता है? इसमें कुछ खास प्रकार के स्पेसीज पैदा किए जाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज में हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड एनायंस होते हैं। जैसे सुपर ऑक्साइड एनायन को हम ऑक्सीजन O2 माइनस कहते हैं, इन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये सभी किलर होते हैं, ये पैथोजेंस को डायरेक्ट किलिंग करते हैं। सुपर ऑक्साइड एनायंस ऑक्सीडाइज कर डालते हैं, उसको मार डालते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड यहां पर डेवलप होते हैं, जो उसको मारने का काम करते हैं, सुपर ऑक्साइड एनायंस। इसके अलावा ये तो हो गया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, और दूसरे होते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसीज। नाइट्रोजन स्पेसीज, ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसीज होती हैं, इसमें NO2 होता है, HNO2 होता है, नाइट्रेट आयंस होते हैं, हाइपोनाइट्राइट होता है। ये सब ऐसी स्पेसीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनोजेनिक सेल्स के अंदर बनते हैं, और ये डायरेक्ट किलिंग करते हैं किसी भी पैथोजेन की। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट किलिंग करने का काम करते हैं, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर अब सारा सेलुलर बैरियर डिस्कस कर लिया है, जितने भी थे, ठीक है। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने आपको सेलुलर बैरियर पर डिस्कशन किया, कितने प्रकार की सेल हैं और बॉडी में किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे, हमारे इस लेक्चर को प्रिपेयर करें, इससे नोट्स बनाइए, स्टडी करिए। ये केवल यहीं तक नहीं, बहुत आगे तक आपका कंपटीशन में भी मदद करेगा, नॉट ओनली इन BSc। लेक्चर हम थोड़ा सा डीप में ज़रूर ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमारी आदत हल्के में पढ़ाने की नहीं है, थोड़ा अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगले लेक्चर में हम केमिकल बैरियर्स पर बात करेंगे, जो साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, ये बॉडी में वर्क कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और फिर उसके बाद हम आपको
एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पता है कि आपके जो डाउट्स हैं वो रात में 8 बजे से 9 बजे के बीच में हम व्हाट्सएप पर आमंत्रित करते हैं। अगर आप उस समय अपने क्वेश्चंस डालेंगे, आपको कोई डाउट है तो हम निश्चित रूप से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में थोड़ा गैप जरूर हुआ है, कुछ कारणों से, कुछ डिस्टर्बेंस था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ और भी सारी चीज़ें थी। तो इस तरह से अब लेक्चर लगभग हर अल्टरनेट डे पर आपको एक लेक्चर मिल जाया करेगा। मैं प्रयास यही करूँगा, क्योंकि ढेर सारी कक्षाएँ हैं, पीजी में भी लिखना है, एमएससी की भी क्लास मुझे लेनी है, बीएससी सेकंड ईयर भी चल रहा है, थर्ड ईयर भी चल रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको रोज़ लेक्चर नहीं मिल पाएगा, अल्टरनेट या 2-3 दिन के गैप पर मिल सकता है। इसलिए आप इस तरह से लगे रहें। और आपका कोर्स भी हमारे पढ़ाने के लिए ज़्यादा नहीं है, केवल इम्यूनोलॉजी मुझे पढ़ानी है, जबकि BSc 2 में कोर्स ज़्यादा है, पूरी कंप्लीट फिजियोलॉजी पढ़ानी है। तो वहाँ हो सकता है कि लेक्चर्स रोज़ आएँ, इसमें आपको अल्टरनेट मिलेंगे। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, और थोड़ा पोर्शन मुझे पढ़ाना है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।